यूपी में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट का कहना है कि बीजेपी 4 लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। उन्हीं में से एक हैं राजनाथ सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट। राजनाथ सिंह से हम जानने की कोशिश करेंगे यूपी में क्या है बीजेपी का चुनावी भविष्य और इस चुनावी दंगल में बीजेपी पीछे क्यों दिख रही है। राजनाथ जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप यूपी में पार्टी प्रेसिडेंट रहे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आप केंद्र में मंत्री रहे, इस चुनावी दंगल में राजनाथ सिंह ही कहीं नहीं दिख रहे हैं। लग रहा है पर्दे के पीछे चले गए या नेपथ्य में चले गए। नेपथ्य का सवाल नहीं है, क्योंकि अब केंद्रीय राजनीति में हूं, यह स्वाभाविक है कि देश के दूसरे राज्यों में भी चुनाव जहां हो रहे हैं उन राज्यों में भी जाना होता है। और जो ही यह समाप्त होगा 28-29 को जनवरी को, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में ही अपना पूरा समय दूंगा। नितिन गडकरी ने एक हफ्ते पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा यूपी में चुनाव 3 लोगों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, जिसमें 4 लोग, माफ करें मैं बता रहा हूं, पहली बार उन्होंने 3 लोगों का नाम कहा, बयान मेरे पास है जिसमें आपका नाम नहीं था। आपके लिए उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह यूपी नहीं आना चाहते। नाम लिया उन्होंने उमा भारती, कलराज मिश्रा, सूर्य प्रताप शाही। लेकिन दिल्ली आते ही 2 दिन बाद उन्होंने उसमें से चौथा नाम आपका जोड़ा और उसके बाद कहा 4 लोगों के नेतृत्व। तो क्या आपने एतराज जताया कि लखनऊ से दिल्ली आते ही उन्होंने आपका नाम जोड़ दिया? मैंने कोई इतराज जताने का कोई सवाल ही नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं ही, उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं। लेकिन यह बात सच है कि नेतृत्व का जहां तक सवाल है, वहां जो उत्तर प्रदेश में हैं लोग, चाहे वो सुश्री उमा भारती हों, चाहे सूर्य प्रताप शाही हों, चाहे श्री कलराज जी मिश्र हों, स्वाभाविक है कि नेतृत्व तो यही लोग करेंगे। हाँ, इन लोगों के लिए सहयोगी की भूमिका के अंदर से जाकर जो है मैं निभा सकता हूं और वो भूमिका मैं निभाऊंगा। आपने कहा यूपी में जो लोग हैं वो नेतृत्व करेंगे और आप केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं केंद्र में। उमा भारती यूपी में तो है नहीं, थी नहीं, अभी देखिए उमा भारती का उत्तर प्रदेश के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। उमा भारती को उत्तर प्रदेश से अलग रखकर नहीं विचार किया जा सकता। और विगत 7-8 महीनों में आपने देखा होगा कि बहुत ही इंटेंसिव कैंपेनिंग पूरे उत्तर प्रदेश में उमा भारती ने की है। क्योंकि उनको लाया गया उमा भारती को 7-8 महीने पहले, बीजेपी से 5 साल बाहर रही और उसके पहले जो भी उनका रिश्ता अयोध्या आंदोलन का रिश्ता है। हमने वो तस्वीर देखी थी बाबरी मस्जिद या ढांचा के ढहने के बाद मुरली मनोहर जोशी के साथ। देखिए अयोध्या आंदोलन का ही रिश्ता नहीं, अयोध्या आंदोलन के बाद भी उमा भारती की उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय भूमिका रही है। तो आपको लगता है उमा भारती की जरूरत थी आज बीजेपी को कि बीजेपी की नैया बिना उमा भारती के राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज या कलराज मिश्रा या सूर्य प्रताप शाही नहीं? देखिए हमारा जहां तक सवाल है, मैंने तो जब 2002 में जब मैं केंद्रीय राजनीति में आया उसी समय मैंने फैसला किया था और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की जानकारी है कि अब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता यदि कभी भी संकट की स्थिति में होगी और हमारा प्रदेश कभी संकट की स्थिति में होगा तो मैं निश्चित रूप से वहां पर पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ अपने पांव जमाकर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया है। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए उत्तर प्रदेश में कभी भी आप नहीं जाएंगे? आज के बाद राजनाथ सिंह चाहे 10 साल 20 साल जब भी चुनाव होंगे आप कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की मैं सेवा करता रहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मैं सेवा नहीं करूंगा। यह हमारा फैसला 2002 में हो चुका था और आज 10 वर्षों के बाद भी उसे दोहरा रहा हूं और कभी 15-20 वर्षों के बाद भी आप पूछेंगे तो यही जवाब होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जो एक बार बोलते हैं फिर उससे कभी मुकरते नहीं हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति या मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना मन खट्टा हो गया कि आप मन खट्टा नहीं, संकल्प ले लिया कि मैं उत्तर प्रदेश मन खट्टा नहीं हुआ है। हमारा यह कहना है कि जब मैं यहाँ चला आया हूँ तो स्वाभाविक रूप से जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, वो सब लोग काम करें। कौन लोग काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको अवसर मिलना चाहिए? बहुत लोग हैं। हमारे श्री कलराज जी मिश्र हैं, सुश्री उमा भारती हैं, हमारे श्री सूर्य प्रताप शाही हैं, श्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं, श्री विनय कटियार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। तो अभी तक तो नितिन गडकरी ने 4 नाम लिए, आपने 5-6 बताए। नहीं, हमारा ये कहना है कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं और थोड़ा जवाब आप दिल से दीजिएगा। सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने लोगों ने यूपी में काम किया जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो 20 साल 25 साल से लोग हैं और 91 के बाद से बीजेपी को उत्थान से लेकर पतन में शामिल रहे हैं। ये सब लोग एक तरफ उमा भारती, एक तरफ एक एयर ड्रॉपिंग उमा भारती की और लग रहा है एजेंडा उमा भारती आज सेट करेगी। अजय जी, किसी को बांटने की कोशिश मत करिए, सभी एक साथ हैं, पूरी तरह से एक जुट हैं और इस चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उमा भारती के साथ आप सब लोग शामिल हैं इस चुनावी लड़ाई? सारे लोग एकजुट हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं में थोड़ी तकलीफ तो होगी कि कहां उमा भारती जो 5 साल तक बीजेपी में नहीं रही, आपने देखा मध्य प्रदेश से यहां आई और आज लगता है चुनावी कमान उमा भारती संभाल रही है। बीजेपी का नेतृत्व यूपी में उमा भारती के रूप में दिखने लगा। किसी को प्रसन्नता नहीं है। मैं समझता हूं कि उमा भारती के और भी लोग यदि जाकर जुड़ेंगे इस कैंपेन में
और साथ यदि खड़े होंगे तो वो प्रसन्नता होगी। आपका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है, आपने 40-35 साल राजनीति को देखा होगा, समझा होगा। कोई ऐसी मिसाल है कि एक शख्स जो दूसरे सूबे में मुख्यमंत्री रहा, कोई ऐसी मिसाल कि जो मध्य प्रदेश में या किसी सूबे में मुख्यमंत्री रहा हो, दूसरे सूबे में फिर मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़ने आ गया हो? कोई एक मिसाल बताइए, लोकसभा की बात मत अजय करिए। जी, मैं बात पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ किसी ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं की है, इसलिए इस सवाल की प्रासंगिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन कोई दूसरे सूबे का मुख्यमंत्री किसी दूसरे सूबे में विधानसभा चुनाव लड़ने और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़वाने का कोई एग्जाम्पल, लोकसभा चुनाव को छोड़कर? नहीं, कोई आवश्यक है। चुनाव लड़ने का जहां तक सवाल है कि मिसालें बनती हैं, मिसालें फिर दूसरी मिसालें खड़ी हो जाती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। तो लगता है बीजेपी को राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, सूर्य प्रताप शाही, इन लोगों पर भरोसा नहीं था कि राजनाथ सिंह का नाम क्यों लेते हैं? राजनाथ सिंह तो आज से नहीं, लगभग 10 वर्षों से कह चुके हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद का दावेदार मैं न हूं और न भविष्य में मैं रहूंगा। यह बात तो 2 टूक शब्दों में कह चुका हूं, था ना, आवश्यक मेरा नाम क्यों उसमें घसीटा जाता। उमा भारती को जब लाया गया यूपी 7-8 महीने पहले, और उमा भारती के हाथ में जब कमान देने जैसी सिचुएशन हुई, और पिछले हफ्ते जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई चरखारी से, देखिए, आप लोगों से कोई मैं समझता हूं किसी के हाथ में कमान नहीं दी गई है, बल्कि वो अपनी सक्रिय भूमिका वहां पर निभा रही हैं और पार्टी के निर्देश पर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, और सामूहिक रूप से सभी लोग मिलजुल कर उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान की कमान को संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उमा भारती को लाने, चुनाव लड़वाने और सामूहिक नेतृत्व में जो 4 नाम है उसमें उनका नाम जोड़ने के लिए आप लोगों से राय मशविरा किया गया, सलाह ली गई कि कैसा रहेगा स्ट्रेटजी के तौर पर? बिल्कुल सलाह ली गई। उमा भारती जी को लगाया जाए, मैंने कहा बिल्कुल लगाया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि उमा भारती के आने के बाद जिस ढंग से माहौल गरमाया है अचानक, उसके बाद लगता है कि बीजेपी को उमा भारती से बहुत फायदा मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से मिलेगा। उस फायदे मिलने की बुनियाद क्या है, सिवाय इसके कि लोधी हैं, लोध वोट बैंक है और फायर ब्रांड नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक संबंध है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी है, जाति पंथ अथवा मजहब की राजनीति करने वाली यह राजनीतिक पार्टी नहीं है। यदि यह राजनीतिक पार्टी है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली पार्टी। इंसाफ, इंसानियत, विचारधारा, सिद्धांत, सारी बातें आपने की। बाबू सिंह कुशवाहा इसमें कहां टिकते हैं? बाबू सिंह कुशवाहा का अब चैप्टर क्लोज हो चुका है, उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बाबू सिंह कुशवाहा को शामिल करते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। स्वयं उन्होंने अपनी तरफ से पहल की कि हमारी सदस्यता जो है तब तक के लिए निलंबित रखी जाए, स्थगित कर दी जाए जब तक कि मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता हूं, इसलिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। कहा गया कि राजनाथ सिंह से लेकर अरुण जेटली से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर आडवाणी तक सारे लोग नाराज थे और इस नाराजगी की वजह बीजेपी नेतृत्व के कदम पीछे खींचने पड़े और ऐसा बीच का रास्ता निकला कि कुशवाहा जी खुद ही कहें कि हम। अजय जी, मैं समझता हूं कि जो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, जो अध्याय बंद हो चुका है, अब उस संबंध में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा लगता है कमजोर नस हैं जिसके बारे में बीजेपी के नेता बात नहीं करना चाहिए। कमजोर अथवा मजबूत नस की बात नहीं है, जो अध्याय समाप्त हो चुका है उस पर चर्चा करने का क्या मतलब है? अच्छा, आपने कहा कि नितिन गडकरी जो भी करते हैं लोगों से राय मशविरा करके करते हैं। आपने कहा कि उमा भारती के बारे में भी आपसे राय मशविरा किया गया। हालांकि बाहर परसेप्शन ये है कि राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता की भी पार्टी में नहीं चल रही है, नहीं सुनी जा रही है। ये किसने कह दिया अजीत जी आपसे कि नहीं चलती है? इसमें एक बात कही जा रही है कि आप अपने बेटे के लिए, पंकज सिंह के लिए टिकट चाहते थे और उन्हें तक टिकट आप नहीं दिलवा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका सही उत्तर कोई दे सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं, इसका सही उत्तर कोई दे सकता है तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, ये सब सारे लोग दे सकते हैं, अथवा उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है जो जानता है कि सच्चाई क्या है वह कर सकता है। लोग कह रहे इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में भरपूर कोशिश की है कि मैं तंग दिल से, यानी छोटे दिल से मैं कभी राजनीति न करूं, और हमारी यही कोशिश रहती है। और मैं समझता हूं कि नेताओं से भी यदि आप बातचीत करेंगे तो आपको पूरी तरह से स्थिति साफ कर देंगे, लेकिन बस स्थिति क्या है पंकज के संबंध में, इसको मैं स्वयं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा। जो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए उम्मीदवारी तय करते थे, जो राजनाथ सिंह देश के हर सूबे में उम्मीदवार तय करते थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वो राजनाथ सिंह अपने बेटे को अगर टिकट नहीं दिला पाए और नाम मथुरा से लेकर नोएडा से लेकर अब बनारस पर अटका हुआ है, कुछ तो बात होगी। ईश्वर साक्षी है, मैं समझता हूं ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता, और मैं ईश्वर में घोर आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं। ईश्वर साक्षी है इस बात का कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, और कोई यह नहीं कह सकता है,
हमारी राजनीतिक पार्टी का कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता इस बात को कि राजनाथ सिंह ने कभी कहा हो कि हमारे बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया जाए। अच्छा, आप अपने बेटे को टिकट चाहते हैं अपने बेटे के लिए या नहीं? कौन? आप चाहते हैं या नहीं कि पंकज सिंह को टिकट मिले, चुनाव लड़ें? नहीं, चाहने न चाहने का सवाल नहीं है। जो अपना पुत्र है, पुत्र किसी क्षेत्र में काम करे, आगे बढ़े, ये तो हर पिता की स्वाभाविक रूप से इच्छा रहती है। लेकिन साथ ही साथ यदि हम सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का भी पालन करना चाहिए। एक सवाल उठता है, आपने कहा कि आपने 2002 में ही कह दिया था कि आप यूपी दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तो मैं बराबर खड़ा रहूंगा, आजीवन खड़ा रहूंगा। एक आरोप, बहुत बड़ा आरोप राजनाथ जी आप पर भी लगता है, जो आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह जब यूपी में पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे 97 में, बीजेपी के पतन का दौर उसी समय से शुरू हुआ और धीरे धीरे बीजेपी रसातल की तरफ अगर बढ़ी तो उसमें राजनाथ सिंह एकमात्र आदमी है जो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैंने ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग सच बोलते हैं, इसलिए कभी नहीं कहेंगे ऐसा। क्योंकि 97 में जब मैं अध्यक्ष बना था, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58 संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन जब आप पार्टी अध्यक्ष थे, वही दौर था जब कल्याण सिंह की सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जो जो काम किए, कहते हैं कि अगर उसको कहें कि राजनीतिक कुकर्म की परिभाषा में, वो सारे साम दाम दंड भेद सब अपनाए गए। राजनीतिक कुकर्म नहीं, पार्टियां तोड़ी गई और सबको सब मंत्री बनाया गया। पार्टियां तोड़ी नहीं गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां की भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन भयंकर रूप से दल बदल कराया गया और जैम्बो मंत्रिमंडल दल बदल नहीं आते कराया जाओ, गया। मंत्री बनते जाओ, कुर्सी लेते जाओ। और आज भी बतला देना चाहता हूं अजीत जी, एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दी गई थी। सारी पार्टियां उस समय टूटी और टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मिली। हां, जब वो टूटी तब मैंने जरूर यह आग्रह किया था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग दीजिए। अध्यक्ष होने के नाते यह भूमिका मैंने निभाई थी, मैं ये कहना चाहता हूं। अजीत जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं ना, जल्दी किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन लोग यही मानते हैं। जल्दी मैं जानता हूं, के लिए उस समय पहली बार जानता हूं, क्योंकि आज राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की जो जिस प्रकार की लोग भूमिका देख रहे हैं, उस कारण मेरी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं होगा। वो दौर था अटल जी का दौर था और बीजेपी को कहा जाता था साफ सुथरी छवि, चाल चलित चेहरा, वही दौर था। और पहली बार बीजेपी को डेंट अगर लगा तो यूपी में लगा, और यूपी में लगा तब जब ऐसे तमाम एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, यदि पार्टियों को तोड़कर और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा करके यदि हमने सरकार जी बनाई होती, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने 2-3 लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर न किया होता। मैं समझता हूं कि इतना ही पर्याप्त है समझने के लिए। अच्छा, आप पार्टी अध्यक्ष थे 97 में, उसके बाद आप मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद जो यूपी में चुनाव हुआ, 96 में 174 सीटें थी बीजेपी की, 2002 में 88 सीटें, और वो तब जब आप यूपी के मुख्यमंत्री थे। 174 से 88 मतलब आधी सीटों पर अगर हुई तो उस समय एक तरह से चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया। सच्चाई है कि हमारे नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन उस समय पार्टी की हालत पहले जैसी नहीं रह गई थी और मुझे काम करने के लिए केवल बामुश्किल 9-10 महीने का समय मिला था, इससे अधिक का समय नहीं मिला था। और कल्याण सिंह जी भी उसके पहले पार्टी से निकाले जा चुके थे और हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने भी उस समय प्रत्याशी खड़े किए थे। इस सच्चाई को भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। और फिर जब आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, तब यूपी में जब चुनाव हुए 2007 में, जैसे मान लीजिए यदि कोई यह आरोप लगाता है, तो मैं अजीत जी से पूछना चाहूंगा कि हमारा कोई एक एक्शन हमको यह बतला दें जिसके कारण पार्टी को क्षति पहुंची हो हमारे पूरे राजनीतिक जीवन में, तो इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा, जनता की अदालत में कभी चेहरा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। और यह भी मैं बतलाना चाहता हूं अजीत जी, जिस दिन कोई आरोप मेरे ऊपर लगा, सिद्ध हुआ, तो शायद मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं फिर राजनीतिक क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में फिर मैं काम नहीं करूंगा, मैं मुंह छिपाकर बैठ जाऊंगा। क्या यूपी में बीजेपी में क्या इतना इंटरनल बिकरिंग है, इतनी इन फाइटिंग है, 4-5 अलग अलग ध्रुव हैं सामूहिक नेतृत्व के नाम पे, ये वजह थी कि आप भी नहीं परफॉर्म कर पाए? आज भी बीजेपी कहीं उस तरह से नंबर 1 नंबर 2 की रेस में नहीं दिख रही है? परफॉर्म किया भी। मैं चुनावी रिजल्ट की बात कर रहा हूं। चुनावी रिजल्ट की ही मैं बात करूं। जब 97 में अध्यक्ष हुआ, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 58 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। ये तो अच्छा परफॉर्मेंस हमारा मानेंगे ही। और इसको राजनाथ सिंह कैसे एनालाइज करते हैं कि यूपी में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, सत्ता में रही पार्टी, वो बीजेपी आज यहां है कि वो तीसरे चौथे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है? नहीं, तो यह भी एनालाइज करना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी
केवल 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करती थी, उसने जो है 212 प्राप्त किया। और जो 212 प्राप्त किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 51 सीटों पर ही केवल विजय हासिल कर पाई। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से चुनाव हो रहे हैं, जो माहौल है, उसमें लग नहीं रहा है कि बीजेपी कहीं भी नंबर 1 नंबर 2 के रेस में है। लग रहा है बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, नंबर 3 और नंबर 4 की लड़ाई में लड़ रही है। मैं समझता हूं कि यदि आपका यह ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन अथवा ये असेसमेंट करने में आपने कुछ जल्दबाजी की है। मैं समझता हूं कि आपको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या भारतीय लगता है? जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हम लोग अपना यह लक्ष्य निर्धारित करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हो। आपको लग रहा है यूपी में स्पष्ट बहुमत हाँ, मिलेगा हाँ, बीजेपी हमारा को? प्रयत्न हम लोगों का यही है, स्पष्ट बहुमत। स्पष्ट बहुमत का लक्ष्य सामने जब रखकर हम बीजेपी शीर्ष पर थी 93 में, तब भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत नहीं मिली। नहीं, अभी ऐसी स्थिति क्या है? लेकिन 91 में तो स्पष्ट हाँ, 91 में वो माहौल अलग था। वो माहौल राम जन्मभूमि का था, अडवाणी फैक्टर था, बहुत सारे फैक्टर। वैसे ही अब उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब सारे लोगों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। और जनता जब कंपैरिजन करती है, जैसे भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर जिस तरीके से कैंपेन अन्ना हजारे के द्वारा चलाया गया है, मैं समझता हूं कि इधर 20-25-30 वर्षों में इस प्रकार का कैंपेन कभी नहीं चलाया गया है। तो इस सवाल को भी ध्यान में रखकर यदि लोग तुलना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपेक्षाकृत बेहतर राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल चॉइस उत्तर प्रदेश की और इस देश की जनता की बनेगी। राजनाथ जी, ये बताइए, यूपी में जो जिस ढंग से चुनावी माहौल है, जो मैं कह रहा हूं, जिसको आप नहीं मान रहे कि बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर दिख रही है, आप नहीं मान रहे, आपके हिसाब से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या बीजेपी एक बार फिर से मायावती के साथ किसी तरह का गठबंधन करेगी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। किसी की सरकार बनाने के लिए हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश प्राप्त होगा उस जनादेश का सम्मान करेगी। यदि हमें जनादेश प्राप्त होता है सरकार चलाने का तो हम सरकार बनाएंगे, नहीं प्राप्त होता है तो सशक्त एवं प्रभावी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के पहरेदार के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसके पहले भी 3 बार जब आपने मायावती का समर्थन किया तो कभी जनादेश ये तो मिला नहीं कि आप मायावती का समर्थन करिए। देखिए, 2002 के पहले अगर देखें तो आप में और बीएसपी में जबरदस्त बिटरनेस था। देखिए, वह एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट था जो हमारे नेतृत्व ने उस समय किया था। 3 बार 3 तरह से एक्सपेरिमेंट किया, 6-6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट। वैसे मैं बता दूं आपको, तीसरी बार का जहां तक सवाल है, तब तक मैं भी अपनी कुछ प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच गया था क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रह चुका था। उस समय भी व्यक्तिगत रूप से मैं इस मत का नहीं था, लेकिन पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो स्वाभाविक है पार्टी का जो फैसला हो गया मैं उसके साथ था। लेकिन कभी कभी आदमी होता है ना, आप किसी लेबोरेटरी में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट में आप 10 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो रिजल्ट भी निकालते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रहती है। अभी तो बीजेपी की लेबोरेटरी में बहुत प्रयोगधर्मी टाइप के पार्टी अध्यक्ष है नितिन गडकरी जी, बहुत तरह के प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है एक बार फिर से नया प्रयोग करें कि चलो चौथी बार एक बार फिर से देखते हैं बीएसपी के साथ। नहीं, कोई सवाल ही नहीं। यह जो बात मैं कह रहा हूं सबसे बातचीत करने के बाद जो सबकी सहमत के आधार पर ही